ने रूही को प्रिया समझकर डेट के लिए पूछा, लेकिन रूही ने उसे साफ मना कर दिया। रूही के इनकार के बाद जय का दिल टूट चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ उस कॉफी शॉप से चला गया। जय के जाने के बाद जानवी और रूही भी वहाँ से निकलकर घर जाने लगे कि तभी वहाँ उन्होंने विनय को अपनी तरफ आते हुए देखा। विनय उनके पास आकर बोला, जानवी मैडम, चिराग सर ने आपको बुलाया है। जानवी को इस बात से बड़ी ताज्जुब हुआ। उसने विनय से पूछा, मुझे बुलाया है? लेकिन क्यों? वो सब मुझे नहीं पता, बस आप चलिए मेरे साथ, विनय ने कहा। इससे पहले कि जानवी कुछ कहती, रूही ने जानवी को कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रूही के साथ होने से जानवी को थोड़ी हिम्मत मिल गई और दोनों विनय के साथ गाड़ी में बैठकर चिराग के पास आ गए। चिराग लगातार इधर उधर टहलते बेसब्री से जानवी का इंतजार कर रहा था। जानवी चिराग को देखते ही बोली, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? क्या हुआ क्या? चिराग वाकई बहुत परेशान लग रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि रूही नहीं मिल रही है। देखो, अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। आई हैव कंटिन्यूअसली कॉलिंग हर, बट उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। प्लीज टेल मी अगर तुम्हें कुछ पता हो कि वो और कहाँ जा सकती है। जानवी ने सीधे साफ कह दिया, मुझे कैसे पता होगा कि भाभी कहाँ है? सारा टाइम तो तुम उन पर नजर गड़ाए रखते हो और तुम्हारे बाद नीलोफर आंटी उनके पीछे घूमती रहती है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। जानवी की ना सुनकर चिराग और होपलेस दिखने लग गया। उसने बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए विनय को कहा, विनय जाओ, जानवी को ड्रॉप कर दो। दोनों वहाँ से निकल गए। इस पूरे समय में चिराग ने रूही की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। बाहर निकलते ही जानवी ने एक्साइटेड होकर रूही से कहा, क्या सही चीज मिली है ना रूही? क्या अमेजिंग मास्क है ये, कोई पहचान ही नहीं पा रहा कि तुम ही रूही हो। जानवी अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रही थी, लेकिन रूही के चेहरे पर थोड़ा अनकंफर्ट था। रूही को ऐसे देखकर जानवी ने उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? रूही उसकी तरफ देखने लगी। तभी जानवी ने दोबारा कहा, I mean, तुम पक्का चिराग को अभी नहीं बताना चाहती कि तुम कहाँ हो, राइट? थोड़ा सोचने के बाद रूही ने कहा, हाँ, मुझे अभी ऐसे ही रहना है, मैं उसे अभी एंटरटेन नहीं करना चाहती। और वो दोनों वहाँ से निकल गए। इधर चिराग अब भी इधर उधर रेस्टलेस होकर चहलकदमी किए ही जा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर रूही को वो ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। लेकिन तभी उसे नमन का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, चिराग, तुम्हारी एक बड़ी प्यारी चीज अभी मेरे हाथों में है, लेकिन अगर तुमने आकर मुझसे माफी नहीं मांगी तो फिर उसे खोने के जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद होगे। नमन का ये मैसेज पढ़ते ही चिराग एकदम से भड़क गया। उसे ये यकीन हो गया था कि नमन जिस प्यारी चीज की बात कर रहा था वो रूही हो सकती थी। उसने तुरंत विनय को कहा, विनय, जितने आदमी बुला सकते हो बुला लो और चलो मेरे साथ। मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे नमन ही हो सकता है और वो जिस भाषा में बात समझता है उसे उसी भाषा में समझाएंगे। विनय चिराग की बात समझ गया और तुरंत ही फोन घुमाकर कुछ बात करने लगा। फोन पर बात खत्म होते ही दोनों गाड़ी में बैठे और सीधा नमन के घर पर जाकर रुके और उनके साथ रुकी दो और जीपें, जिसमें लंबे चौड़े मुस्टंडे आदमी हाथ में हॉकी लिए बैठे हुए थे। चिराग गाड़ी से उतरा और नमन के दरवाजे पर जाकर एक जोर की लात मारी, मगर दरवाजा नहीं खुला। इतनी गाड़ियों की शोर और दरवाजे पर लात मारने की आवाज सुनकर नमन भागा हुआ ऊपर बालकनी में आ गया। नीचे देखा तो चिराग और विनय गुंडों का हुजूम लेकर खड़े थे। नमन उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे तुम तो वाकई यहाँ तक आ गए, मुझे तो लगा था कि डर से तुम्हारे हाथ पांव भी नहीं हिलेंगे। चिराग उसके कटाक्षों का जवाब देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने पूरे गुस्से में सीधा कहा, नमन नीचे आओ अभी। नमन ने ऊपर से ही मुस्कुराते हुए कहा, चिल्ला क्यों रहे हो, आराम से बात करो, ऐसी जाहिलों वाली हरकत तुम पर अच्छी नहीं लगती। काम डाउन ब्रदर। चिराग उसे धमकाते हुए फिर बोला, नमन तुम नीचे आ रहे हो या नहीं? अरे यार, तुम तो जबरदस्ती पर उतर आए, थोड़ा पेशेंस तो रखो एटलीस्ट। नमन ने बड़े तंज के साथ कहा, लेकिन अब चिराग और पेशेंस नहीं रख सकता था और ना ही उसके और कोई बेहुदा जवाब सुनने को रेडी था। वो वहां दरवाजे से हटा और जीप में बैठे आदमियों को बोला, दरवाजा तोड़ दो। चिराग के एक ऑर्डर पर सारे के सारे मुस्टंडे धड़धड़ाकर जीप से उतरकर दरवाजे के पास आ गए। अपने घर पर ऐसा हमला होता देख नमन ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, रोको इन्हें, देखो ये दरवाजा ना तोड़ पाए। नमन के बॉडीगार्ड्स भी तुरंत काम पर लग गए, मगर चिराग के आदमियों की संख्या नमन के बॉडीगार्ड से दुगनी थी, इसीलिए ये तमाशा एक तरफ का खेल था। चिराग के आदमी धम धम गेट पर लात मारने लगे और जोर जोर से लॉक पर हॉकी से मारकर उसका लॉक ही नीचे लटका डाला। दरवाजा खुल चुका था। नमन के बॉडीगार्ड्स ने फिर भी बहुत कोशिश की ये सब रोकने की, मगर चिराग के आदमी उनसे धक्का मुक्की करते हुए सीधा अंदर घुस गए। चिराग भी घर के अंदर गया और स्टेयर्स का हैंडल पकड़कर धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़कर नमन के कमरे में पहुंच गया। चिराग को देखते ही नमन थोड़ा घबरा गया। चिराग देखो, तमीज में रहो, समझे, पास मत आना मेरे। चिराग ने न आओ देखा न ताओ और सीधा जाकर कसकर नमन की गिरेबान पकड़ ली। नमन ने अब भी बोलना बंद नहीं किया, याद है ना तुम्हें कि तुम्हारी प्यारी चीज अब भी मेरे पास है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा होगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन चिराग जानता था कि ये मात्र नमन की कोरी धमकियां थी। उसने उसका गिरेबान नहीं छोड़ा। चिराग ने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, तुम लोग जाओ और जाकर देखो इसने रूही को कहाँ छुपाया है, कम ऑन फास्ट।
सारे आदमी पूरे घर में फैल गए और कोना कोना छान मारने लगे। आखिर एक कमरे में किसी के सिसकने की आवाज आई तो कुछ लोग तुरंत उधर एक कमरे की तरफ मुड़ गए। वहां अंदर जाकर देखा तो एक लड़की रस्सियों में बंधी पड़ी कोने में रो रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि मोनिका थी, चिराग की एक्स। चिराग के आदमियों ने फटाफट उसकी रस्सियां काटी और सही सलामत चिराग के पास लेकर आ गए। चिराग को देखते ही मोनिका सीधा उसके पास आकर चिराग से लिपट गई और रोना शुरू कर दिया। चिराग ने उससे चौंक कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोनिका ने कहा, चिराग, नमन जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया है क्योंकि वो तुम्हें डराना चाहता था, उसी ने मुझे बताया। मोनिका की बात सुनकर चिराग एकदम आग बबूला हो चुका था। उसने मोनिका को खुद से पहले अलग किया और नमन से पूछा, तुम इस प्यारी चीज की बात कर रहे थे? नमन उसे देखकर हंसने लगा। उसको ऐसे हंसता हुआ देखकर चिराग खुद को अब और नहीं रोक पाया। उसने सीधा एक तेज मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। फिर उसके आदमी भी नमन को लात घूंसों से मारने लगे। नमन की हालत पस्त हो चुकी थी। उसने हकलाते हुए कहा, चिराग, तुम गलत कर रहे हो, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी इस माशुका को ऐसी दवाई दी है जिसका असर बस अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और फिर तुम इसे चाह कर भी नहीं बचा पाओगे। लेकिन अगर तुमने अभी छोड़ दिया तो मैं तुम्हें वो एंटीडोज दे सकता हूँ जो उसका असर काट सकता है। चिराग को नमन की किसी भी बात पर अब भरोसा नहीं था। उसने आदमियों को नमन को और मारने को कहा। फाइनली जब वो बिल्कुल अधमरा सा होकर जमीन पर गिर पड़ा तो चिराग ने उससे फिर पूछा, नमन, सीधे तरीके से बता दो कि तुमने रूही को कहाँ छुपाया है, वरना ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट दिस। नमन अब बोलने तक की हालत में नहीं था। उसने एकदम हाफते हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता रूही कहाँ है। मैंने नहीं छिपाया उसे, बिलीव मी, मैंने इस बार नहीं छिपाया उसे, मुझे छोड़ दो। चिराग अब नमन की ना सुनकर हार चुका था। उसे भी अब शायद वाकई लगने लगा था कि नमन ने रूही को नहीं छिपाया है और फिर उसकी हालत भी अब ऐसी थी कि अगला एक मुक्का भी उसकी जान ले सकता था। इसीलिए चिराग ने अपने आदमियों को रोक दिया। चिराग ने सबको ऑर्डर्स दिए, चलो यहाँ से। सब निकलने ही वाले थे कि तब तक मोनिका भागी भागी चिराग के पास जाने लगी, लेकिन विनय ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और चिराग के पास जाने से रोक दिया। मोनिका रोते हुए उसे देखने लगी, लेकिन विनय पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। चिराग अब तक गाड़ी में बैठ चुका था। कुछ ही देर में सब वहां से निकल गए। नमन अपने घर के कमरे में एकदम बेसुध खून से लथपथ पड़ा था। उसके कपड़े फट चुके थे, आंखें सूजकर काली हो चुकी थी, होठों से खून टपक रहा था। इस बार चिराग ने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि शायद वो अब कभी उससे पंगे ना ले। कुछ देर बाद जैसे ही चिराग और विनय घर पहुंचे तो दादू का फोन आ गया। दादू ने चिराग को तुरंत ही वापस अपने घर पर बुलाया। विनय ने डरते हुए चिराग को कहा, चिराग सर, कहीं सुखदेव जी को सब पता तो नहीं चल गया? मुझे लगता है वो इसीलिए आपको इतनी जल्दी में बुला रहे हैं। चिराग की आंखों में कोई खौफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसने निडर होकर कहा, अगर पता चल भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो मेरे साथ। दोनों गाड़ी में बैठे और पुराने आहूजा मेंशन की तरफ निकल गए। कुछ देर में जब वो वहां पहुंचे तो गार्ड ने मेन गेट पर ही उन्हें रुकने को कहा। सर, आप गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते, आपको गाड़ी यहीं रोककर पैदल ही अंदर जाना होगा। विनय ने तुरंत कहा, पैदल क्यों जाना होगा? हमेशा तो हम अंदर तक गाड़ी लेकर जाते हैं, फिर आज ये नया रूल कहाँ से आ गया? वो अभी और बहस करने ही जा रहा था कि चिराग ने उसे रोक दिया। इट्स ओके, हम पैदल ही चल लेंगे। करीब 5 मिनट पैदल चलने के बाद जब दोनों अंदर पहुंचे तो चिराग ने देखा कि नमन दादू के ही पीछे खड़ा उसे घूर कर देख रहा था। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां चढ़ी हुई थी। चिराग भी ठीक दादू के ही सामने जाकर तनकर खड़ा हो गया। चिराग, ये सब तुमने किया है? दादू ने सख्ती से पूछा। हाँ, चिराग ने निडर होकर कहा। अच्छा, और वो क्यों? क्या तुम भूल गए हो कि ये तुम्हारा भाई है? दादू ने पूछा। मुझसे पहले ये भूल गया कि मैं इसका भाई हूँ। इसे जानबूझकर रूही को किडनैप किया, उसे चोट पहुंचाई ताकि मुझे हर्ट कर सके। दादू ने चौंक कर कहा, रूही? वो वही पागल लड़की? तुमने उस पागल लड़की के लिए अपने भाई के साथ ये सब किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आप शायद भूल रहे हैं कि वो पागल लड़की मेरी बीवी है दादू, और आपकी बहू भी। दादू ने गुस्से में कहा। चुप रहो चिराग, वो ना तो तुम्हारी बीवी है और मेरी बहू तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये बात अब दोबारा मत बोलना। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें कि एक धोखे की शादी को सच मान बैठे हो। तो उसके लिए तुमने अपने भाई का ये हाल किया कि वो मर जाए। मैं अब भी कह रहा हूँ तुम्हें, अपना ये पागलपन छोड़ो और उसे उसके घर छोड़ा आज ही। चिराग ने एकदम सीधा जवाब दिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। रूही मेरी पत्नी है और मैं अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ। अगर आप उसे अपनी बहू नहीं मान सकते तो फिर आपको ये भी भूलना होगा कि आपका एक दूसरा पोता भी है। इससे ज्यादा साफ तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता। दादू चिराग की ये जिद देखकर एकदम हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपने बड़े होने का फायदा उठाकर चिराग पर जबरदस्ती करने की कोशिश की और बोले, अगर तुम्हें इस फालतू की शादी में पड़े रहना है तो रहो, लेकिन तुम्हें नमन से अपने किए की माफी मांगनी होगी, वो भी अभी मेरे सामने। चिराग दादू के इस एक पक्ष व्यवहार को देखकर एकदम दंग रह गया था। क्या चिराग नमन से माफी मांगेगा?
क्या वो रूही को ढूंढ पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।